गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने समानांतर स्लैब के कारण ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की शिफ्टिंग पढ़ी थी। अब देखो कई बार ये शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन परावर्तन से मिक्स करके पूछे जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने अब प्रॉपर शब्दों में लिख दी है। तुम वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना। मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई ऐसा अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और इस अवतल दर्पण से 31 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया, तो ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट और अवतल दर्पण दोनों हवा में ही है। अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट और अवतल दर्पण के बीच पारदर्शक कांच की कोई समानांतर स्लैब रखते हैं। जो स्लैब रख रहे हैं उसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर है और ये जो स्लैब है जिस कांच का बना उसका अपवर्तनांक 3/2 और बाहर के माध्यम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो बाय डिफॉल्ट हवा ही मानेंगे। बस हमको पूछा है कि गोली दर्पण और ऑब्जेक्ट के बीच स्लैब रख दें, तो इस केस में ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, मतलब जो फाइनल इमेज बनेगी वो इस अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी वो देखना है। तो देखो क्वेश्चन करने के पहले एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें प्रोसेस कौन-कौन से होंगे वो देखते हैं। ठीक है ना? तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी। तो तुम बताओ कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट की किरणें कांच की समानांतर स्लैब से गुजरेंगी, तो उसके कारण ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज शिफ्ट होगी। उसके बाद ये किरणें अवतल दर्पण से टकराएंगी, मतलब अवतल दर्पण से परावर्तित होंगी। और तुम बताओ कि लौटते समय किरणें वापस इस समानांतर स्लैब से गुजरेंगी, तो वापस इमेज की शिफ्टिंग होगी। तो इस टाइप से इसमें कुल 3 प्रोसेस होंगे। बस 3 प्रोसेस के बाद फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है ना? स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी, है ना? तो ऑब्जेक्ट से ऐसे किरणें निकलेंगी और तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट की किरणें सबसे पहले कांच की समानांतर स्लैब से गुजरेंगी। तो हमको पता है कि किरणें कांच की समानांतर स्लैब से गुजरे तो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज शिफ्ट हो जाती है ना? और वैसे डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करेंगे, लेकिन इम्प्रेस करना हो तो किरण चित्र भी बना सकते हो। वही ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली कोई भी 2 किरणें बनाते हैं। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एक किरण ऐसी बनाते हैं जो अभिलंबत आ रही है, वो तो अभिलंबत ही चली जाएगी, मतलब बिना मुड़े सीधी की सीधी चली जाएगी। और चलो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एक किरण ऐसी बनाते हैं जो थोड़ी टेढ़ी आ रही है, तो बताओ कांच में थोड़ी सीधी हो जाएगी और हवा में वापस टेढ़ी हो जाएगी। तो बताओ अपवर्तन के बाद ये दोनों किरणें फैल गई हैं, तो कहीं मिलेंगी तो नहीं, लेकिन कोई दर्शक इधर से देखे तो दोनों किरणें इधर कहीं से आती प्रतीत होंगी, मतलब इसको इमेज यहाँ प्रतीत होगी, तो बस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज I1 यहाँ बनेगी, है ना? और हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की किरणें कांच की समानांतर स्लैब से गुजर रही हैं। वही कांच की समानांतर स्लैब से गुजरेंगी तो उसके कारण ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज शिफ्ट हो जाएगी। और हमको पता है कि स्लैब के कारण इमेज की शिफ्टिंग कितनी होगी, T1 - 1/n रिलेटिव। इसमें n रिलेटिव का मान रखते हैं, तो हमको पता है n रिलेटिव क्या होता है, n स्लैब अपन n ऑब्जर्वर। n स्लैब मतलब इस स्लैब का अपवर्तनांक तो हमको 3/2 अपन n ऑब्जर्वर। तो बाहर का माध्यम हवा है तो n ऑब्जर्वर 1, n रिलेटिव 3/2। बस इससे हम इमेज की शिफ्टिंग निकाल सकते हैं। मैं लिख देता हूँ ना। तो इससे हम इमेज की शिफ्टिंग निकाल सकते हैं, तो कितनी होगी बताओ? टी तो स्लैब की मोटाई, तो स्लैब की मोटाई 3 सेंटीमीटर। 1 माइनस 1/n रिलेटिव, तो बताओ n रिलेटिव 3/2, तो 1/n रिलेटिव 2/3। बताओ 1 माइनस 2/3 कितना होता है, 1/3। और इसका 3 से गुणा करेंगे तो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की शिफ्टिंग कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। और मैंने तुमको है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि शिफ्टिंग हमेशा किस दिशा में होती है, आपतित किरणों की दिशा में है।
तो तुम बताओ, इस बार आपतित किरणें से लेफ्ट दिशा में जा रही हैं, तो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज भी लेफ्ट दिशा में शिफ्ट होगी और कितना शिफ्ट होगी? 1 सेंटीमीटर। तो पहली इमेज यहाँ बनेगी, है ना? चलो तुम देखते ही बताओ, है ना? तुम देखते ही बताओ कि इस ऑब्जेक्ट की अवतल दर्पण से दूरी 31 सेंटीमीटर थी। तो बताओ जो बनने वाली जो पहली इमेज I1 है, उसकी इस अवतल दर्पण से दूरी कितनी होगी? 31 माइनस 1 मतलब 30 सेंटीमीटर। वो तुम कर सकते हो, है ना? तो ऑब्जेक्ट की अवतल दर्पण से दूरी 31 सेंटीमीटर थी, तो I1 इमेज 1 सेंटीमीटर खिसक गई है ना? तो अवतल दर्पण से पहली इमेज I1 की दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता है ना? हमको पता है कि इस स्लैब से अपवर्तन के बाद भी किरणें रुकेंगी नहीं, बताओ। किरणें और आगे जाएंगी, और बताओ अब ये किरणें किससे टकराएंगी? अवतल दर्पण से। और तुम खुद बताओ कि अवतल दर्पण से ये जो किरणें टकरा रही हैं, वो एक्चुअली I1 से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा। कह सकते हैं, तो ध्यान रखना। इस स्टेप से अपवर्तन के बाद भी किरणें रुकेंगी नहीं, आगे बढ़ेंगी। और अभी किरणें अवतल दर्पण से टकराएंगी और बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण से ये जो किरणें टकरा रही हैं वो I1 से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा। तो और अगली इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ ना, तुम आराम से बताओ कि बेस अवतल दर्पण से परावर्तन हो रहा है, तो अवतल दर्पण से परावर्तन का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1 बाय, है ना? साइन कन्वेंशन हमको अच्छे पता है, ठीक है ना? हमको अच्छे पता है कि इस बार सारी दूरियां अवतल दर्पण से मापेंगे और आपतित किरणें इस साइड से आ रही हैं, तो इस साइड की दूरियों को नेगेटिव और इधर पॉजिटिव ढंग से मान रखते हैं। तो तब 1/v, है ना? 1/v मतलब इमेज दूरी निकालनी है, प्लस 1/u। तो बताओ इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 कर रहा है, जो अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी इस साइड है, इसलिए -30 इक्वल टू 1/f। तो हमको पता है ना? हमको पता है कि अवतल दर्पण का फोकस परावर्तक सतह के सामने होता है, इस साइड होता है, इस साइड होता है, इससे फोकस दूरी -10। इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास v इक्वल टू -15 सेंटीमीटर ये आएगा, है ना? तो तुम आराम से बताओ कि इमेज दूरी -15 है ना? है ना? आराम से बताओ, इमेज दूरी -15 आ रही है, तो बताओ इमेज दूरी नेगेटिव आ रही है, मतलब इमेज इस साइड बनेगी, है ना? हमको पता है इमेज दूरी नेगेटिव आ रही है, मतलब इमेज इस साइड बनेगी, और इस अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी? 15 सेंटीमीटर। तो दूसरी इमेज I2 यहाँ बनेगी, है ना? माइनस मतलब इस साइड और 15 सेंटीमीटर पर यहाँ बनेगी। और देखो ये इमेज कैसे बनेगी उसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं ना? इसको मैं रेड इंक से बताया था, है ना? तो ये इमेज कैसे बनेगी उसको भी जस्टिफाई कर सकते हो। तुम आराम से बताओ कि किरणें अवतल दर्पण से टकराएंगी, परावर्तित होंगी, है ना? वही तो बोल सकते हैं ये किरणें, है ना? दोनों किरणें अवतल दर्पण से टकराएंगी, परावर्तित होंगी, और बताओ परावर्तन के बाद I1 सॉरी I2 पर मिलेंगी, तो इस टाइप से दूसरी इमेज I2 बनेगी। ये तो चित्र में बता दिया कि किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होंगी और परावर्तन के बाद I2 पर मिलेंगी, तो इस टाइप से दूसरी इमेज I2 बनेगी। लेकिन और आगे बढ़ते हैं, है ना? तो तुम बताओ, ठीक है ना? तुम बताओ कि परावर्तित किरणें I2 पर मिलेंगी तो सही, लेकिन मिलने के बाद रुकेंगी नहीं, किरणें और आगे बढ़ेंगी, सही है ना? तो किरणें I2 पर मिलेंगी तो सही, लेकिन मिलने के बाद रुकेंगी नहीं, किरणें और आगे बढ़ेंगी। और बताओ वापस लौटते समय किरणें वापस इस स्लैब से गुजरेंगी, बोल सकते हैं ना कि लौटते समय किरणें वापस इस समानांतर स्लैब से गुजरेंगी। और तुम बताओ कि लौटते समय किरणें वापस समानांतर स्लैब से गुजरेंगी, तो अब इमेज की और शिफ्टिंग होगी। और बताओ अब गधों से अब गधों से फॉर्मूला वापस लगाने की जरूरत नहीं, हमको पता है ना कि सेकंड केस में भी, है ना? सेकंड केस में भी स्लैब की मोटाई भी उतनी है, एन रिलेटिव भी उतना है, सारी चीजें सेम है।
तो इस सेकंड केस में भी शिफ्टिंग 1 सेंटीमीटर ही होगी। करने की जरूरत नहीं है तो बोल सकते हैं कि लौटते समय किरणें वापस इस स्लैब से गुजरेंगी, वापस शिफ्टिंग होगी। स्लैब की मोटाई भी उतनी है, स्लैब का अपवर्तनांक भी उतना ही है। सारे पैरामीटर सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि लौटते समय, है ना, लौटते समय भी जो शिफ्टिंग होगी वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। और मैंने तुमको बिल्कुल चमका कर बताया था कि शिफ्टिंग किस दिशा में होती है, हमेशा आपतित किरणों की दिशा में। तो अब आपतित किरणें राइट दिशा में जा रही हैं, तो बताओ I2 की तुलना में I3 इमेज राइट दिशा में शिफ्ट होगी। कह सकते हैं तो ध्यान रखना कि पहले किरणें लेफ्ट दिशा में जा रही थी तो इमेज लेफ्ट दिशा में शिफ्ट हो रही थी, लेकिन इस बार ये किरणें राइट दिशा में जा रही हैं तो I2 की तुलना में अगली इमेज I3 राइट दिशा में शिफ्ट होगी। और कितनी शिफ्ट होगी, 1 सेंटीमीटर। और ये I3 इमेज कैसे बनेगी, इसको तुम जस्टिफाई भी कर सकते हो, है ना। तो तुम बताओ कि किरणें पहले हवा से कांच में जाएंगी, तो हमको पता है कि कांच में तो ये किरणें थोड़ी सी सीधी हो जाएंगी, लेकिन हवा में जाएंगी तो किरणें वापस टेढ़ी हो जाएंगी। तो तुम बताओ कि, है ना, तुम बताओ कि अपवर्तन के बाद दोनों किरणें फैली हैं तो मिलेंगी तो नहीं, लेकिन अगर कोई दर्शक यहाँ से देखे, है ना, अगर कोई दर्शक यहाँ से देखे तो ये किरणें इधर से आती हुई प्रतीत होंगी, तो इस तरह से ये फाइनल इमेज I3 बनेगी। और बताओ अब और कोई प्रोसेस नहीं होगा, बताओ अब किरणें हवा में आ गई है ना, अब किरणें हवा में चली गई, इससे और कोई प्रोसेस नहीं होगा। बस पक्का बोल सकते हैं ना, तो पक्का बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज I3 होगी, है ना। बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज I3 होगी, है ना। जो I2 और दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो जो I3 और दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। तो बस आंसर मिल गया। इस बार फाइनल इमेज I3 बनेगी, जो कि इस अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, है ना। ये कर ली। अब देखो इसमें कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो पहले केस में मान लेते हैं कि कोई दर्शक इधर से देख रहा है, तो इसको इमेज कौन सी दिखेगी वो देखना है। तो तुम कॉमन सेंस से बताओ कि तुम कॉमन सेंस बताओ, कोई दर्शक इधर से देखे तब तो इसको स्नैप के शिफ्टिंग के बाद वाली किरणें मिलेंगी जो I3 पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तब तो इसको इमेज I3 दिखेगी। लेकिन अगर किसी दर्शक को जल्दी पड़ी हो, वो स्लैब के भी पहले से देखे, तो तुम खुद बताओ कि अगर दर्शक स्लैब के भी, है ना, स्लैब के भी पहले से अगर देखे, तो फिर इसको स्लैब के शिफ्टिंग के पहले वाली किरणें मिलेंगी जो I2 पर मिलती प्रतीत हो रही है, तो तब इसको इमेज I2 दिखेगी। तो ये पहले ही बताया था कि जो इमेज है वो केवल ऑब्जेक्ट और किरणों पर ही नहीं बल्कि ऑब्जर्वर पर भी निर्भर करती है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमको दे रखा है कि इस बार ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जिसकी ऊंचाई 10 मिलीमीटर है। तो बनने वाले हर एक इमेज की ऊंचाई कितनी होगी वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की ऊंचाई 10 मिलीमीटर है, तो बनने वाली पहली इमेज I1 की ऊंचाई देखनी है। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट से जो I1 इमेज बन रही है वो इस समानांतर स्लैब से शिफ्टिंग के कारण बन रही है। और मैंने चमका कर बताया था कि समानांतर स्लैब से शिफ्टिंग हो तो इमेज का कोई आवर्धन नहीं होता है, अनुप्रस्थ दिशा में भी आवर्धन नहीं होता है और अनुदैर्ध्य दिशा में भी आवर्धन नहीं होता है। मतलब बिंदास बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई 10 मिलीमीटर है, तो बनने वाली पहली इमेज I1 की भी ऊंचाई 10 मिलीमीटर ही होगी। चलो अब I1 कितनी है, तो अगली इमेज I2 की ऊंचाई कितनी होगी वो देखना है। तो तुम देखते ही बताओ कि I1 से जो I2 इमेज बन रही है वो अवतल दर्पण से परावर्तन के कारण बन रही है। और हम मुंह जुबानी बोल सकते हैं, है ना। हम मुंह जुबानी बोल सकते हैं। बताओ अवतल दर्पण से जो परावर्तन हो रहा था उसमें ऑब्जेक्ट की दूरी तो 30, है ना। अवतल दर्पण से जो परावर्तन हो रहा था उसमें ऑब्जेक्ट की दूरी 30 थी और इमेज की दूरी 15 थी। तो तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की दूरी आधी है,
तो समानुपाती रूप से इमेज की ऊंचाई भी आधी होगी। तो बताओ, इन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करा था, इसकी ऊंचाई 10 मिलीमीटर थी, तो जो इमेज I2 बनेगी उसकी ऊंचाई इसकी आधी होगी, मतलब 5 मिलीमीटर। गोली दर्पण में बोल सकते हैं ना कि गोली दर्पण से परावर्तन जो हो रहा है उसमें ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की दूरी आधी है, तो ऊंचाई भी आधी। तो I1 की ऊंचाई 10 मिलीमीटर, तो I2 की ऊंचाई 5 मिलीमीटर। और उल्टी होगी या सीधी वो भी बोल सकते हैं, तुम खुद बताओ। कि इस बार इमेज इस साइड बन रही है, मतलब वास्तविक बन रही है, और वास्तविक बनेगी तो निश्चित उल्टी बनेगी। तो I1 मुख्य अक्ष के ऊपर था, तो I2 मुख्य अक्ष के नीचे होगी, जिसकी ऊंचाई 5 मिलीमीटर होगी। बस अब I2 की ऊंचाई इतनी हो गई, तो फाइनल इमेज I3 की ऊंचाई देखनी है। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ I2 से I3 जो इमेज बन रही है वो इस समानांतर स्लैब से शिफ्टिंग के कारण बन रही है, और हमको पता है कि समानांतर स्लैब से शिफ्टिंग हो तो इमेज का कोई आवर्धन नहीं होता है, मतलब I2 की ऊंचाई 5 मिलीमीटर है, तो I3 की भी ऊंचाई 5 मिलीमीटर। तो इस तरह से मूजबनी हम कर सकते। चलो बच्चों, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो ये चित्र तो बहुत उलझ गया है, इसे थर्ड पार्ट के लिए मैंने अलग से चित्र बना दिया है ना। तो थर्ड पार्ट में हमको दे रखा है कि दर्पण और स्लैब ये दोनों तो फिक्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट 12 मिलीमीटर पर सेकेंड के वेग से इधर की ओर गति कर रहा है। तो बनने वाली प्रत्येक इमेज का वेग कितना होगा वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का वेग इतना है, तो बनने वाली पहली इमेज I1 का वेग कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि ऑब्जेक्ट से जो I1 इमेज बनी है वो स्लैब से शिफ्टिंग के कारण बनी है। तो हमको पता है कि स्लैब की मोटाई भी कांस्टेंट है, अपवर्तनांक भी कांस्टेंट है, तो ऑब्जेक्ट और बनने वाली पहली इमेज I1 की भी शिफ्टिंग 1 सेंटीमीटर हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि शिफ्टिंग को कांस्टेंट रखने के लिए, मतलब दोनों के बीच फासले को कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए ऑब्जेक्ट 12 के वेग से गति कर रहा है, तो बेचारी इस इमेज को भी 12 मिलीमीटर पर सेकंड के वेग से ही गति करना होगा। तो पहले बताया था कि दोनों के बीच शिफ्टिंग या फासला कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए ऑब्जेक्ट 12 के वेग से गति कर रहा है, तो बेचारी इमेज I1 को भी 12 मिलीमीटर पर सेकंड के वेग से उसी दिशा में गति करनी पड़ेगी। चलो, अब I1 का वेग इतना है, तो बनने वाली अगली इमेज I2 का वेग देखना है। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि I1 से I2 जो इमेज बन रही है वो इस अवतल दर्पण से परावर्तन के कारण बन रही है। और हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बताओ, अवतल दर्पण से जो परावर्तन हो रहा था उसमें ऑब्जेक्ट की दूरी 30 और इमेज की दूरी 15। तो तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की दूरी आधी है, तो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज का जो वेग होगा वो आधे का स्क्वायर, मतलब 1/4 होगा। पता है ना, या गोली दर्पण और लेंस के लिए स्क्वायर वाला जुगाड़ लगा सकते हैं। बस कह सकते हैं कि I1 से I2 इमेज अवतल दर्पण से परावर्तन के कारण बन रही है, और अवतल दर्पण से जो परावर्तन हो रहा है उसमें ऑब्जेक्ट दूरी 30, इमेज दूरी 15। तो बस ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की दूरी आधी है, तो समानुपाती रूप से ऊंचाई भी आधी होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज का वेग आधे का स्क्वायर, मतलब 1/4 होगा। तो तुम बताओ, इस I1 का वेग है ना, इस I1 का वेग 12 मिलीमीटर पर सेकंड है, तो I2 का वेग 12 मिलीमीटर पर सेकंड का 1/4, मतलब 3 मिलीमीटर पर सेकंड होगा, है ना। और उसकी दिशा भी तुम, है ना, उसकी दिशा भी तुम लॉजिकली अनुमान लगा सकते हो। तुम बताओ, है, तुम बताओ कि ये तुम बताओ कि अवतल दर्पण से जो परावर्तन है उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों वास्तविक है, और हमको पता है कि बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज वास्तविक हो तो उस केस में तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता है इमेज दूर जाएगी, है ना। तीन किरणों के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 कर रहा है, वो पास आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आएगा इमेज दूर जाएगी, और इमेज का वेग कितना होगा, इसके वेग का 1/4, मतलब 3 मिलीमीटर पर सेकंड। बस I2 का इतना आ गया, तो फाइनल इमेज I3 का वेग कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ I2 से I3 जो इमेज बन रही है वो समानांतर स्लैब से शिफ्टिंग के कारण बन रही है, और हमको पता है वही लॉजिक की I2 और I3 के बीच शिफ्टिंग या फासला कांस्टेंट रहना चाहिए। तो फासले को कांस्टेंट रखने के लिए
I1 3 मिलीमीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो फासले को कांस्टेंट रखने के लिए ये जो I3 उसको भी 3 मिलीमीटर पर सेकंड के वेग से गति करनी होगी। बस सभी का वेग आ गया, है ना? कि ऑब्जेक्ट का वेग 12 मिलीमीटर पर सेकंड हो, तो पहली इमेज I1 का वेग भी 12 मिलीमीटर पर सेकंड, I2 का 3 मिलीमीटर पर सेकंड और I3 का भी 3 मिलीमीटर पर सेकंड। देखो बच्चों, अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच पारदर्शक कांच की एक ही स्लैब रखी थी, लेकिन अब इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच पारदर्शक कांच की बहुत सारी स्लैब रखते हैं, है ना? और हमको पता है कि अगर बहुत सारी स्लैब रखें तो सिंपली हर एक स्लैब के कारण शिफ्टिंग अलग-अलग निकालेंगे। तो चलो इसके लिए बहुत ऑर्डिनरी टाइप का केस लेते हैं ना। तो चलो मान लेते हैं कि इधर कोई ऑब्जेक्ट है ना? तो मान लेते हैं इधर कोई ऑब्जेक्ट है और इधर इसको देखने वाला कोई ऑब्जर्वर है, मतलब दर्शक है। और चलो इस बार, है ना? इस बार ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच पारदर्शक कांच की दो-दो स्लैब रख दी हैं। ये पहली स्लैब है, उसकी मोटाई T2 और अपवर्तनांक N2, और दूसरी स्लैब की मोटाई T3 और अपवर्तनांक N3। और ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने जितने भी केस देखे थे उसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम माध्यम में थे, लेकिन इस बार मान लेते हैं कि इस बार मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अलग-अलग माध्यम में, मतलब ऑब्जर्वर जिस माध्यम में उसका अपवर्तनांक तो n ऑब्जर्वर, और ऑब्जेक्ट किसी दूसरे माध्यम में उसका अपवर्तनांक n1 मान लेते हैं। तो तुम स्मार्टली बताओ, है ना? तो तुम स्मार्टली बताओ कि इस बार ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों अलग-अलग माध्यम में हैं। तो इस बार बताओ ऑब्जेक्ट के जो आगे वाला भाग है उसको भी एक स्लैब के टाइप से मान सकते हैं ना? ये स्मार्टनेस है ना? तो ध्यान रखना, है ना? आगे ये स्मार्टनेस रखना है यार, कि अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अलग-अलग माध्यम में हो, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट के जो आगे वाला भाग है उसको भी एक स्लैब मान सकते हैं ना? तो ऑब्जेक्ट के जो आगे वाला भाग है उसको भी एक स्लैब के टाइप से मान सकते हैं, जिसकी मोटाई T1 और अपवर्तनांक N1 मान लेते हैं। तो तुम बताओ कि अब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच प्रभावी रूप से 3-3 स्लैब हो गई, है ना? तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि है ना? इस बार भी मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट से किरणें निकल रही हैं, और तुम देखते ही बताओ, है ना? तुम देखते ही बताओ कि इस बार ऑब्जेक्ट से जो किरणें निकल रही हैं वो प्रभावी रूप से 3-3 स्लैब से गुजर रही हैं। तो हर स्लैब के कारण शिफ्टिंग अलग-अलग होगी। आराम से बताओ, इस पहली स्लैब के कारण शिफ्टिंग कितनी होगी? T1 1 माइनस 1 अपन N1 रिलेटिव। दूसरी स्टेप के कारण शिफ्टिंग T2 1 माइनस 1 अपन N2 रिलेटिव, और तीसरी स्टेप के कारण शिफ्टिंग T3 1 माइनस 1 अपन N3 रिलेटिव। तो बताओ, ये बताओ, ऑब्जेक्ट की किरणें तीनों स्टेप से गुजरेंगी, तो इन तीनों स्टेप के कारण इमेज की कुल शिफ्टिंग कितनी होगी? सिंपली इन सब का योग। तो हम बोल सकते हैं कि पहली स्टेप के कारण शिफ्टिंग T1 1 माइनस 1 अपन N1 रिलेटिव, प्लस दूसरी स्टेप के कारण शिफ्टिंग T2 1 माइनस 1 अपन N2 रिलेटिव, प्लस तीसरी स्टेप के कारण शिफ्टिंग T3 1 माइनस 1 अपन N3 रिलेटिव। तो तब इमेज की कुल शिफ्टिंग कितनी होगी? सिंपली इन सब का योग। और हमको अच्छे पता है कि इसमें बताओ N1 रिलेटिव क्या होगा? N1 स्लैब अपन N ऑब्जर्वर। N2 रिलेटिव क्या होगा? N2 स्लैब अपन N ऑब्जर्वर। और N3 रिलेटिव क्या होगा? N3 स्लैब अपन N ऑब्जर्वर, है ना? बस अब हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। यस बच्चों, अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की आज की बहुत सारी स्लैब हो, तो सिंपली हर एक स्लैब के कारण शिफ्टिंग अलग-अलग होगी। तो अब इमेज की कुल शिफ्टिंग T1 1 माइनस 1 अपन N1 रिलेटिव, प्लस T2 1 माइनस 1 अपन N2 रिलेटिव, प्लस T3 1 माइनस 1 अपन N3 रिलेटिव होगा। और मैंने चमका कर बताया था कि बताओ इस बार भी इमेज की शिफ्टिंग किस दिशा में होगी? आपतित किरणों की दिशा में, है तो ध्यान रखना। इस बार भी इमेज की शिफ्टिंग आपतित किरणों की दिशा में होगी। तो बताओ इस बार आपतित किरणें लेफ्ट दिशा में जा रही हैं,
तो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज लेफ्ट दिशा में शिफ्ट होगी, और आपतित किरणें से राइट दिशा में जाएं तो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज राइट दिशा में शिफ्ट होगी। तो बहुत सारी स्लैब हो तब शिफ्टिंग इन सब का योग, लेकिन शिफ्टिंग तो इस बार भी आपतित किरणों की दिशा में ही होगी। देखो बच्चों, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि इन सारी स्लैब में से किसी एक स्लैब का अपवर्तनांक ऑब्जर्वर के बराबर है ना? तो तुम सोच के बताओ कि अगर किसी एक स्लैब का अपवर्तनांक ऑब्जर्वर के बराबर हो जाए तो उस स्लैब के लिए बताओ एन रिलेटिव कितना हो जाएगा? 1। और बताओ एन रिलेटिव 1, तो 1 ओपन एन रिलेटिव भी 1 हो गया, तो उसके कारण बताओ शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी? बिल्कुल 0, है ना? तो इतना हम बोल सकते हैं ना, बस हम पक्का बोल सकते हैं। इन सारी स्लैब में से किसी एक स्लैब का अपवर्तनांक अगर ऑब्जर्वर के बराबर हो तो उसके लिए एन रिलेटिव 1 हो जाएगा, और एन रिलेटिव 1 हो जाएगा तो उस स्लैब के कारण शिफ्टिंग बिल्कुल 0 हो जाएगी। बस इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना, वही इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना। तो हम कंफर्म, है ना, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जिस स्लैब, है ना, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जिस स्लैब या जिस भाग का अपवर्तनांक ऑब्जर्वर के बराबर है उससे तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, है ना? तो पक्का बोल सकते हैं कि जिस स्लैब या जिस भाग का अपवर्तनांक ऑब्जर्वर के बराबर है उससे तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। बस जिस भाग या जिस स्लैब का अपवर्तनांक ऑब्जर्वर से डिफरेंट है केवल उसी के कारण शिफ्टिंग होगी, है? देखो, कई मूर्ख लोग ये बोलते हैं, कई मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि किरणें इतने भी भाग से भी तो गुजर रही हैं, इसके कारण शिफ्टिंग नहीं होगी क्या? तो नहीं होगी, है ना? तो इसीलिए मैंने अभी बताया, है ना? तो इसीलिए मैंने अभी बताया कि जिस भाग का अपवर्तनांक ऑब्जर्वर के बराबर हो, बताया था कि जिस स्लैब मतलब जिस भाग का अपवर्तनांक ऑब्जर्वर के बराबर हो उस भाग से तो कोई शिफ्टिंग नहीं होती है ना? उस भाग से तो कोई शिफ्टिंग नहीं होती है। बस जिस स्लैब या जिस भाग का अपवर्तनांक ऑब्जर्वर से डिफरेंट है केवल उसी भाग या उसी स्लैब के कारण शिफ्टिंग होती है। तो ये मैंने क्लियरली लिख भी दिया है कि जिस भाग का अपवर्तनांक ऑब्जर्वर के बराबर है उससे तो कोई शिफ्टिंग नहीं होती। बस जिन जिन स्लैब या जिन जिन भाग का अपवर्तनांक ऑब्जर्वर से डिफरेंट है केवल उसी के कारण शिफ्टिंग होती है। देखो बच्चों, अभी जो कंसेप्ट पढ़ा था उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखो इस बार हमको दे रखा है कि पारदर्शक माध्यम की 3 समानांतर स्लैब हैं। इस स्लैब की मोटाई 25 सेंटीमीटर, इसकी 15 सेंटीमीटर और इसकी 10 सेंटीमीटर, और इस स्लैब का अपवर्तनांक 1.5, इसका अपवर्तनांक 2.5 और इस वाली स्लैब का अपवर्तनांक 2 है। तो देखो, तो हमको दे रखा है कि इन दोनों स्लैब के बीच में कोई मक्खी दब गई है, और ये जो मक्खी है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। मतलब कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन दोनों स्लैब के बिल्कुल बीच में है, और बाहर का माध्यम कुछ भी नहीं कहा गया है, तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि बाहर का माध्यम हवा है ना? देखो, कोई मक्खी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो इन दोनों स्लैब के बिल्कुल बीच में है। बस हमको पूछा है कि अगर कोई दर्शक ऊपर से देखे तो उसको ऑब्जेक्ट की इमेज सतह से कितनी गहराई पर प्रतीत होगी, और दूसरा पूछा है कोई दर्शक नीचे से देखे तो उसको ऑब्जेक्ट की इमेज सतह से कितनी गहराई पर प्रतीत होगी वो देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये पहले पार्ट में, हाँ, पहले पार्ट में हमको पूछा है कि अगर कोई दर्शक ऊपर से देखे तो उसको ऑब्जेक्ट की इमेज सतह से कितनी गहराई पर प्रतीत होगी वो देखना है। तो स्मार्ट टी बताया ना, स्मार्ट टी बताओ कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी, और तुम सोच के बताओ कि अगर कोई दर्शक ऊपर से देख रहा हो तो उसको ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और ऊपर जाने वाली किरणें मिलेंगी, है ना? तो इसमें मेन चीज ये है यार कि कोई दर्शक ऊपर से देख, है ना, कोई दर्शक ऊपर से देख रहा हो तो उसको ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और ऊपर जाने वाली किरणें मिलेंगी, और तुम देखते ही बताओ कि ऑब्जेक्ट की जो किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं वो किससे गुजरेंगी? केवल इन दोनों स्लैब से ही गुजरेंगी, तो केवल इन दोनों स्लैब के कारण ही शिफ्टिंग होगी। है, तो ये मेन चीज है कि दर्शक ऊपर से देखे तो उसको ऑब्जेक्ट की ऊपर जाने वाली किरणें मिलेंगी, और ऑब्जेक्ट की जो किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं वो केवल इन दोनों स्लैब से गुजर रही हैं, तो केवल इन दोनों स्लैब के कारण ही शिफ्टिंग होगी।
बताओ इस पहली स्टेप के कारण शिफ्टिंग T1 1 माइनस 1 अपन N1 रिलेटिव प्लस दूसरी स्टेप के कारण शिफ्टिंग T2 1 माइनस 1 अपन N2 रिलेटिव। चलो पहले हम N1 रिलेटिव और N2 रिलेटिव का मान रख देते हैं, है ना? पहले N1 रिलेटिव तो हमको पता है कि N1 रिलेटिव क्या होगा, N1 स्लैब अपन N ऑब्जर्वर। तो N1 स्लैब, इस स्लैब का अपवर्तनांक 2.5 अपन N ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर तो हवा से देख रहा है तो N ऑब्जर्वर 1। और ऐसे बताओ N2 रिलेटिव भी क्या होगा, N2 स्लैब अपन N ऑब्जर्वर, तो N2 स्लैब में तो इस स्लैब का अपवर्तनांक 1.5 अपन N ऑब्जर्वर तो 1, क्योंकि ऑब्जर्वर हवा में है। बस कह सकते हैं ना? तो इस बार इमेज की नेट शिफ्टिंग निकाल सकते हैं, है ना? तो इस बार इमेज की नेट शिफ्टिंग कितनी होगी, पहले T1 1 माइनस 1 अपन N1 रिलेटिव, तो बताओ T1 इस स्लैब की मोटाई, इस स्लैब की मोटाई 15 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 अपन N1 रिलेटिव 2.5 प्लस T2 इस स्लैब की मोटाई, तो इस स्लैब की मोटाई 25 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 अपन N2 रिलेटिव कितना है 1.5। इसको सॉल्व कर लेना, है ना? तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो इमेज की नेट शिफ्टिंग लगभग 17.3 सेंटीमीटर आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इमेज की नेट शिफ्टिंग 17.3 सेंटीमीटर। और मैंने तुमको बिल्कुल चमका कर बताया था कि बताओ इमेज की शिफ्टिंग किस दिशा में होती है, आपतित किरणों की दिशा में। तो तुम बताओ इस बार आपतित किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं, तो इस बार ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, कह सकते हैं ना? इस बार आपतित किरणें ऊपर की ओर जा रही है, मतलब इस बार ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। और कितना शिफ्ट होगी बताओ, ये 17.3 सेंटीमीटर इतना शिफ्ट हो जाएगी। बस इस इमेज की सतह से गहराई भी देख सकते हो ना, है ना? तुम बताओ, तुम देख कर बताओ कि 15 और ये 25 है, मतलब इस ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई 40 सेंटीमीटर है, उसमें से इमेज 17.3 सेंटीमीटर ऊपर की ओर खिसक गई है। तो होता है जो इमेज बनेगी उसकी सतह से गहराई कितनी होगी, 40 माइनस 17.3। इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास 23.7, सॉरी 22.7। इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास 22.7 सेंटीमीटर इतनी आ जाएगी, है ना? तो पहले पार्ट का आंसर मिल गया कि कोई दर्शक ऊपर से देखे तो उसको इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में 17.3 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्टेड दिखेगी। तो इसकी सतह से गहराई कितनी होगी, 22.7 सेंटीमीटर इतनी गहराई पर प्रतीत होगी। चलो अब अगला पार्ट भी कर सकते हैं, है ना? सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। देखो सेकेंड पार्ट पे हमको दे रखा है कि कोई दर्शक नीचे से देख रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी गहराई पर प्रतीत होगी वो पूछ रहा है। तो तुम आराम से बताओ कि अगर कोई दर्शक नीचे से देखे तो उसको ऑब्जेक्ट की नीचे जाने वाली किरणें मिलेंगी, है ना? कोई दर्शक नीचे देखे तो उसको ऑब्जेक्ट की नीचे जाने वाली किरणें मिलेंगी। और तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट की जो किरणें नीचे की ओर जा रही हो केवल इस स्लैब से गुजरेंगी, तो केवल इस स्लैब के कारण शिफ्टिंग होगी। और कितनी होगी, सिंपली T1 माइनस 1 अपन N रिलेटिव, जहाँ N रिलेटिव N स्लैब अपन N ऑब्जर्वर, तो N स्लैब तो 2 अपन ऑब्जर्वर हवा में, तो N ऑब्जर्वर 1। बस पक्का बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो किरणें नीचे की ओर जा रही हो केवल इस स्लैब से गुजरेंगी, इस स्लैब के कारण शिफ्टिंग होगी। और कितनी होगी, T तो इस स्लैब की मोटाई, इस स्लैब की मोटाई 10 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 अपन N रिलेटिव कितना है 2, तो इमेज की शिफ्टिंग कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। और हमको अच्छे पता है कि इमेज की शिफ्टिंग किस दिशा में होती है, हमेशा आपतित किरणों की दिशा में। तो तब इस बार आपतित किरणें नीचे की ओर जा रही हैं, इसलिए इस बार ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। और कितनी शिफ्ट हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो इमेज सतह से कितनी गहराई पर प्रतीत होगी वो भी देख सकते हो ना। तो मतलब ऑब्जेक्ट की सतह से वास्तविक गहराई 10 सेंटीमीटर है, उसमें से इमेज 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई है। तो इस बार इमेज सतह से कितनी गहराई पर प्रतीत होगी, 10 माइनस 5 मतलब 5 सेंटीमीटर दूर आ गया। कि कोई दर्शक ऊपर से देखे तो उसको इमेज सतह से 22.7 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होगी। और कोई दर्शक नीचे से देखे
तो उसको इमेज सतह से 5 सेंटीमीटर इतनी गहराई पर प्रतीत होगी। चलो बच्चों, स्लैब से शिफ्टिंग का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो थोड़ा मैथमेटिकल है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने लिख दी है, तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखना। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई पात्र है और इस पात्र में 10 सेंटीमीटर गहराई तक कोई पारदर्शक द्रव भरा है। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि इस पारदर्शक द्रव का अपवर्तनांक समरूप नहीं असमरूप है। तो हमको दे रखा है कि इस पारदर्शक द्रव का अपवर्तनांक असमरूप है, मतलब इसका अपवर्तनांक बॉटम से ऊंचाई y के साथ चेंज कर रहा है। और क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इस बार इसका अपवर्तनांक कैसे चेंज कर रहा है, 20/20 माइनस y, इस टाइप से द्रव का अपवर्तनांक चेंज कर रहा है। और बाहर के माध्यम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि बाहर का माध्यम हवा है। तो वही, इस पात्र के बॉटम में कोई सिक्का रख दिया जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और कोई दर्शक ऊपर से देख रहा है, मतलब हवा से देख रहा है। तो हमको देखना है कि अगर कोई दर्शक ऊपर से देखे, मतलब हवा से देखे, तो उसको ऑब्जेक्ट की इमेज सतह से कितनी गहराई पर प्रतीत होगी वो देखना है। चलो बच्चों, इसको करते हैं। तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का है उस कलर की किरणें निकलेंगी, और है ना, क्लियरली बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की किरणें 10 सेंटीमीटर मोटाई की लिक्विड की स्लैब से गुजरेंगी। बताओ, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का जो लिक्विड है उसको भी एक समानांतर स्लैब मान सकते हैं ना। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस कलर का उस कलर की किरणें निकलेंगी। और तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट की किरणें, है ना, ऑब्जेक्ट की किरणें 10 सेंटीमीटर मोटाई की द्रव की स्लैब से गुजरेंगी, तो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज कितना शिफ्ट होगी वो देखना है। है ना? तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि इस बार द्रव का अपवर्तनांक समरूप नहीं बल्कि असमरूप है, जो ऊंचाई y के साथ चेंज कर रहा है ना। हम बोल सकते हैं इस बार द्रव का अपवर्तनांक असमरूप है। तो तुम बताओ कि हर किसी एलिमेंट का अपवर्तनांक अलग अलग होगा, है ना, हर एलिमेंट का अपवर्तनांक अलग अलग होगा, तो हर एलिमेंट के कारण शिफ्टिंग भी अलग अलग होगी। तो बताओ, कुल शिफ्टिंग के लिए हमको समाकलन करना होगा, है ना। वही समाकलन के लिए, है ना, तो इस समाकलन के लिए इस पूरी द्रव को ऐसी पतली पतली क्षैतिज पट्टियों में बांटते हैं, है ना। तो इस पूरे द्रव को पतली पतली ऐसी क्षैतिज स्लैब में बांटते हैं, और ऐसा करते हैं कि यहाँ से y ऊंचाई पर dy मोटाई की कोई पतली सी स्लैब लेते हैं। इतना तुम देखते बताओ कि स्लैब y ऊंचाई पर है, तो इस अनुसार उसका अपवर्तनांक कितना होगा, 20/20 माइनस y होगा। बस, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की किरणें जब इस पतली सी स्लैब से गुजरे, तो इस पतली सी स्लैब के इस पतले से एलिमेंट के कारण शिफ्टिंग कितनी होगी वो देखते हैं। तो वही देखते हैं सबसे पहले कि जब किरणें इस पतली सी स्लैब है पतले से एलिमेंट से गुजरेंगी, तो तुम बताओ कि इस पतले से एलिमेंट के कारण इमेज की शिफ्टिंग कितनी होगी। वही T1 माइनस 1/n रिलेटिव। तो टी की जगह तो इस स्लैब की मोटाई dy, है ना, तो टी की जगह इस एलिमेंट की मोटाई dy, 1 - 1/n रिलेटिव। और हमको अच्छे ही पता है कि बता n रिलेटिव क्या होता है, बेसिकली n स्लैब ओपन n ऑब्जर्वर। तो स्लैब y ऊंचाई पर है, तो इसका अपवर्तनांक तो कितना होगा, 20/20 माइनस y होगा, ओपन n ऑब्जर्वर। तो बता ऑब्जर्वर हवा में, तो उसका अपवर्तनांक 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n रिलेटिव 20/20 माइनस y आ जाएगा, है ना। बस मैं लिख देता हूँ, है ना। मैं लिख देता हूँ कि जब किरणें इस पतली सी स्लैब से गुजरेंगे ना, या पतले से एलिमेंट से गुजरेंगी, तो इस पतले से एलिमेंट के कारण इमेज की शिफ्टिंग कितनी होगी, T1 - 1/n रिलेटिव ना। तो T तो इस पतले से एलिमेंट की मोटाई dy, 1 - 1/n रिलेटिव। तो तुम बताओ कि n रिलेटिव 20/20 माइनस y है, तो 1/n रिलेटिव इसका उल्टा हो जाएगा, 20 - y/20 हो जाएगा।
इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं, बताओ। 20/20 करेंगे तो 1 माइनस y/20 ऐसा लिख सकते हैं। आगे सॉल्व कर लेना, है ना? तो बताओ, सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसल और ये माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इस पतली सी स्लैब या पतले से एलिमेंट के कारण इमेज की शिफ्टिंग कितनी होगी, है ना? 1 से 1 कैंसल, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी? y/20 इंटू dy। तो इस पतले से एलिमेंट के कारण इमेज की शिफ्टिंग इतनी होगी। बस आराम से बताओ, इस पतले से एलिमेंट के कारण शिफ्टिंग इतनी हो रही है, तो इस पूरे लिक्विड के कारण टोटल शिफ्टिंग कितना होगा इसका समाकलन। तो इस पूरे लिक्विड के कारण टोटल शिफ्टिंग कितना होगा इसका समाकलन। चलो डायरेक्ट बताओ, इस समाकलन करेंगे तो 1/20 तो कांस्टेंट है बाहर और अंदर इंटीग्रेशन y dy हो गया, लिमिट भी रखते हैं। तो तुम बताओ कि y हम यहाँ से माप रहे हैं, तो बताओ सबसे पहले एलिमेंट ये होगा जिसके लिए y इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू 1 2 3 करते हुए लास्ट एलिमेंट ये होगा जिसके लिए y इक्वल टू 10। तो तुम खुद बताओ कि लिक्विड कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। y इक्वल टू 0 से y इक्वल 10 तक फैला हुआ है, तो लिमिट भी y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 10 रखेंगे। चलो समाकलन तो इजीली कर सकते हैं ना। हमको पता है कि y dy का समाकलन कितना होगा, y²/2 लिमिट y इक्वल टू 0 से y इक्वल 10 लिमिट रख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो तुम बताओ कि अपर लिमिट पे y की जगह 10 रखेंगे तो 10²/2 मतलब 50 माइनस लोअर लिमिट पे y की जगह 0 रखेंगे तो 0। बस इमेज की टोटल शिफ्टिंग हमारे पास आ गई, है ना? इमेज की टोटल शिफ्टिंग कितनी हो गई, तो 1/20 और समाकलन करके लिमिट रखेंगे तो 50, तो 2/5 सॉरी 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। बस पक्का बोल सकते हैं इस पतले से एलिमेंट के कारण शिफ्टिंग इतनी है, तो पूरे लिक्विड के कारण टोटल शिफ्टिंग इसका समाकलन। तो इस पूरे लिक्विड के कारण इमेज की टोटल शिफ्टिंग कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। और मैंने चमका कर बताया था कि बता शिफ्टिंग किस दिशा में होती है, आपतित किरणों की दिशा में होती है। तो तुम बताओ, है ना? तुम बताओ कि अभी आपतित किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं, है ना? बताओ आपतित किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं तो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज ऊपर की ओर शिफ्ट होगी, और कितना शिफ्ट होगी, 2.5 सेंटीमीटर। बस ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस दर्शक को इमेज सतह से कितनी गहराई पर प्रतीत होगी वो भी निकाल सकते हो ना। बताओ ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई 10 सेंटीमीटर है, उसमें इमेज 2.5 जितनी ऊपर शिफ्ट हो गई है, तो बता इसको इमेज सतह से कितनी गहराई पर प्रतीत होगी, 10 माइनस 2.5 मतलब 7.5 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होगी। तो इस टाइप के मैथमेटिकल क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो। देखो बच्चों, अभी हमने समानांतर स्लैब के कारण इमेज की शिफ्टिंग पढ़ी। अब उसी पे बेस्ड एक कॉमन क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत मामूली सी चीज पूछ रहा हूँ, ध्यान से बताना। तो जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की किरणें 10 सेंटीमीटर मोटाई की पानी की स्लैब से गुजर रही हैं। ये तो ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई 10 सेंटीमीटर है और स्लैब से गुजरने के कारण ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज 3 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो इमेज की आभासी गहराई कितनी होगी इजीली बता सकते हैं। तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई 10 सेंटीमीटर है और इस पानी की स्लैब के कारण इमेज 3 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो गई, तो इमेज की आभासी गहराई कितनी होगी, 10 माइनस 3 मतलब 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल छोटे बच्चों टाइप से बोल सकते हैं कि इमेज की आभासी गहराई बराबर ऑब्जेक्ट की गहराई माइनस शिफ्टिंग। कह सकते हैं ना, इमेज की आभासी गहराई बराबर ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई माइनस शिफ्टिंग। तो मामूली सी चीज देख ली। बस अब अपना मेन क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कई महामूर्ख इतना भी नहीं कर पाते। तो अब अपना मेन क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना? ध्यान से देखना। तो देखो, इस बार भी हमको दे रखा है कोई पात्र है, इसके बॉटम में कोई सिक्का रख दिया है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इस बार इस पात्र में हमने
3 अलग-अलग टाइप के पारदर्शक द्रव भरे हैं। तो हमको दे रखा है कि h1 ऊंचाई तक हमने कोई एक पारदर्शक द्रव भरा है जिसका अपवर्तनांक μ1, h2 ऊंचाई तक कोई दूसरा पारदर्शक द्रव भरा है जिसका अपवर्तनांक μ2 और h3 ऊंचाई तक हमने कोई तीसरा पारदर्शक द्रव भरा है जिसका अपवर्तनांक μ3 है और ऑब्वियसली बाहर का माध्यम हवा है। तो हमको पूछा है कि कोई ऑब्जर्व ऊपर से देखे मतलब हवा से देखे तो उसको ऑब्जेक्ट की इमेज सतह से कितनी गहराई पर प्रतीत होगी वो देखना है। चलो इसको कर सकते हैं ना। तो हमको पता है कि बताओ ऑब्जेक्ट जिस कलर का होगा उस कलर की किरणें निकलेंगी और तुम देखते ही बताओ कि इस बार ऑब्जेक्ट की किरणें इन 3 समानांतर स्लैब से गुजर रही हैं। ये तीनों टाइप के जो लिक्विड है वो समानांतर स्लैब के टाइप से ही काम करेंगे ना। तो पक्का बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से ऐसी किरणें निकलेंगी और साफ-साफ दिख रहा है कि इस बार ऑब्जेक्ट की किरणें 3 समानांतर स्लैब से गुजरेंगी। तो इन तीनों स्टेप के कारण इमेज की शिफ्टिंग होगी और हमको पता है। बताओ, है ना? बताओ इन तीनों स्टेप से गुजरने के कारण इमेज की परिणामी शिफ्टिंग कितनी होगी? पहली स्टेप के कारण T1 1 माइनस 1 अपन N1 रिलेटिव प्लस दूसरी स्टेप के कारण T2 1 माइनस 1 अपन N2 रिलेटिव प्लस तीसरी स्टेप के कारण T3 1 माइनस 1 अपन N3 रिलेटिव। इनमें मान भी रख सकते हैं जैसे N1 रिलेटिव तो हमको पता है कि N1 रिलेटिव क्या होगा? N1 स्लैब अपन N ऑब्जर्वर तो होता N1 स्लैब तो कितना है μ1 अपन N ऑब्जर्वर 1 क्योंकि ऑब्जर्वर हवा से देख रहा है। वैसे ही बताओ N2 रिलेटिव क्या होगा? N2 स्लैब μ2 अपन N ऑब्जर्वर 1 और N3 रिलेटिव क्या होगा? N3 स्लैब अपन N ऑब्जर्वर तो N3 स्लैब μ3 अपन N ऑब्जर्वर 1। तो इससे हम इमेज की परिणामी शिफ्टिंग निकाल सकते हैं। बस इमेज की परिणामी शिफ्टिंग कितनी होगी पहले T1 1 माइनस 1 अपन N1 रिलेटिव तो T1 इस स्लैब की मोटाई तो इस स्लैब की मोटाई H1 है 1 माइनस 1 अपन N1 रिलेटिव की जगह μ1 प्लस T2 दूसरे स्लैब की मोटाई वो H2 है 1 माइनस 1 अपन N2 रिलेटिव की जगह μ2 प्लस T3 तीसरे स्लैब की मोटाई वो H3 है 1 माइनस 1 अपन N3 रिलेटिव की जगह μ3 बस इन तीनों स्टेप के कारण इमेज की कुल शिफ्टिंग इतनी होगी। चलो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। H1 में 1 का गुणा करेंगे तो H1, H2 में 1 का गुणा करेंगे तो H2 और H3 में 1 का गुणा करेंगे तो H3। तो इसमें H1 प्लस H2 प्लस H3 को अलग करते हैं और इनको अलग करेंगे, है ना? इनको अलग करेंगे तो क्या बचेगा माइनस H1 बाय μ1 प्लस H2 बाय μ2 प्लस H3 बाय μ3 इतना बचेगा। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि इन तीनों स्टेप से गुजरने के कारण ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की परिणामी शिफ्टिंग इतनी होगी और मैंने है ना मैंने तुमको चमका कर बताया था कि हर बार शिफ्टिंग किस दिशा में होती है आपतित किरणों की दिशा में। तो तुम बताओ इस बार आपतित किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं तो इस बार ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, है ना भाई? कि आपतित किरणें ऊपर की ओर जा रही है तो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी और इमेज की परिणामी शिफ्टिंग कितनी होगी H1 प्लस H2 प्लस H3 माइनस H1 बाय μ1 प्लस H2 बाय μ2 प्लस H3 बाय μ3 इतनी होगी। फिर बच्चों इमेज की नेट शिफ्टिंग आ गई तो इससे हम इमेज की सतह से गहराई भी देख सकते हैं ना। तो तुम आराम से बताओ, है ना? तुम आराम से बताओ कि आराम से बताओ कि इस ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई कितनी है H1 प्लस H2 प्लस H3 और स्लैब के कारण इमेज की कुल शिफ्टिंग इतनी है तो बताओ इमेज की आभासी गहराई कितनी होगी ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई माइनस शिफ्टिंग। यही बताया था ना जैसे ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई 10 सेंटीमीटर हो शिफ्टिंग 3 सेंटीमीटर हो तो इमेज की आभासी गहराई कितनी होगी 10 माइनस 3 मतलब 7। तो वैसे यहाँ भी बोल सकते हैं कि इमेज की आभासी गहराई कितनी होगी ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई माइनस शिफ्टिंग। पहले ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई तो हमको पता है कि बताओ ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई तो कितनी है H1 प्लस H2 प्लस H3 माइनस शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग कितनी है बताओ H1 प्लस H2 प्लस H3 माइनस ये H1 बाय μ1
प्लस h2 बाय mu2 प्लस h3 बाय mu3 इतना है। तो इसको सॉल्व कर लोगे ना तो आराम से बताओ कि सॉल्व करेंगे तो h1 प्लस h2 प्लस h3 से ये आराम से बताओ कि सॉल्व करेंगे तो h1 प्लस h2 प्लस h3 से ये h1 प्लस h2 प्लस h3 कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा। तो इमेज की आभासी गहराई h1 बाय mu1 प्लस h2 बाय mu2 प्लस h3 बाय mu3 इतना आएगा। और ये चीजें बार-बार पूछी जाती हैं तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो इसको रिजल्ट की फॉर्म में भी याद रख सकता है ना? तो रिजल्ट की फॉर्म में भी याद रख सकते हो कि कभी भी इस टाइप का केस हो तो उस केस में इमेज की आभासी गहराई कितनी प्रतीत होगी? h1 बाय mu1 प्लस h2 बाय mu2 प्लस h3 बाय mu3।